मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? काइंडली एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, हम स्टार्ट करें। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं इसलिए मेक श्योर कर रहा हूँ कि आवाज़ सबको आ रही हो। ठीक है, चलें जी, गुड है। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी, ठीक है, वो डिस्कशन बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग तक हमने बेसिकली स्टडी किया था। और मेथड ओवरलोडिंग जब हमने पढ़ा था तो बेसिकली जो मेथड ओवरलोडिंग है बेसिकली एक अप्रोच है या एक वे थ्रू है टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म का जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, जब इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों को, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने यही पढ़ा था कि अ थिंग हैविंग मैनी फॉर्म्स। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से हम एक कार ले लें, ठीक है, तो कार की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड अगर वे देखा जाए, ठीक है, तो स्टैंडर्ड के लिहाज से कार कार ही है। ठीक है, यानी किसी भी चीज को किसी भी ऐसी चीज को कार कहा जा सकता है जिसके ऊपर 4 व्हील्स हो, एक उसका इंजन हो, और सीट्स हो बैठने के लिए, ठीक है, और स्टीयरिंग हो उसको कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है, और ब्रेक्स हो ताकि उसको स्टॉप कहीं करना हो तो स्टॉप कर सके। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, या बेसिक कह लें आप आर्किटेक्चर है कार का। लेकिन कार्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स कार भी होती है, एक नॉर्मल कार भी होती है, एक लग्जरी कार भी होती है। फॉर एग्जांपल मिस्टर लेमोजीन है या बीएमडब्ल्यू है, ठीक है, ये लग्जरी कार्स के अंदर आती हैं। इसी तरीके से टोयोटा की कार्स हैं, जिस तरह हम सिविक है, सिटी है, तो ये एक नॉर्मल कार्स के अंदर आती है, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती है। इसी तरीके से फिर इससे ऊपर इलीट क्लास है, जिस तरीके से स्पोर्ट्स कार फेरारी है, लैम्बोर्गिनी है, डिफरेंट कार्स हैं। तो हर कार के अंदर फिर डिफरेंट अगेन जब जब चीज एक एनहेंस्ड है उसमें कोई चीज, या उसकी क्वालिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर फीचर्स भी होंगे, राइट। कि मिसाल के तौर पे कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज इन जो स्पोर्ट्स कार होती हैं या स्मार्ट कार्स हैं, जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। अगर हम प्रीवियस कार्स को देखें, उनके अंदर ये चीजें नहीं थी। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो पावर स्टीयरिंग है, इसी तरीके से नॉर्मल स्टीयरिंग है, और व्हील एंड बैरो स्टीयरिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग है। इसी तरीके से टायर्स की भी टाइप्स हैं, इसी तरीके से अंदर फीचर्स की भी डिफरेंट टाइप है। तो इन शॉर्ट पॉलीमॉर्फिज्म हमें ऐसे सिनेरियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब हम कोड इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब हम कोड राइट कर रहे होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है वो बेसिकली हमें ये हेल्प करता है कि जेनेरिक स्ट्रक्चर एक अपना बेसिकली डिजाइन कर लें, ठीक है, एक अपना जनरल स्ट्रक्चर बना लें, और उस स्ट्रक्चर की जहां जहां हमें जरूरत हो हम उस चीज को यूटिलाइज कर लें। फॉर एग्जांपल कार की ही एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कार की मैं बात करूं, ठीक है, तो कार की फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड बना लूं या एक क्लास बना लूं, ठीक है, और उस क्लास को बनाने के बाद या उस क्लास के अंदर मेथड्स, जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो मैंने इंप्लीमेंट कर लिए। देन उसको मुझे मल्टीपल टाइम्स अगर यूज करना है या उसी के अंदर उस चीज को एनहेंस करना है, तो मैं उसी मेथड को ओवरराइड करके या ओवरलोड करके ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो इंट्रोडक्शन ले चुके हैं वो मेथड ओवरलोडिंग का ले चुके हैं, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग हम लोग जब ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम मेथड ओवरराइडिंग भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग के लिए ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनहेरिटेंस का ओवरव्यू तो हम जनरल ले चुके हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है बेसिकली, ठीक है, कि एक पेरेंट क्लास होती है और उससे एक्सट्रैक्टेड चाइल्ड क्लास है। मिसाल के तौर पे एनिमल एक क्लास है, तो एनिमल क्या है, एक जनरल क्लास है, ठीक है, और एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल उनकी अगर पेरेंट क्लास देखी जाए तो वो एनिमल ही होगी, लेकिन अगर उनकी फर्दर या ड्राइव क्लास देखी जाए तो वो फिर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली जो चीजें होंगी, या डिफरेंट टाइप ऑफ जो उनकी कैपेबिलिटीज होती हैं या उनकी नीड्स होती हैं, उसके लिहाज से हम इन सारी चीजों को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं तो शामिल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू के बाद आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, तो उसी से कैरी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम लोग जहाँ तक हम चीजें कवर करी थी, वहाँ पे एक चीज पे हम आके रुके थे, ठीक है, जिसमें उस वक्त
इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था डिबगिंग के अंदर, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर स्विच कर गया था, जिसमें हमने बेसिकली टाइप कास्टिंग करी थी। और टाइप कास्टिंग का भी इंट्रोडक्शन मैंने कराया था। बेसिकली क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, अगर वो डेटा डिफरेंट टाइप्स में है, मिसाल के तौर पे इंटीजर टाइप है, इसी तरह से फ्लोट टाइप है, जो डेसिमल नंबर्स या फ्लोटिंग नंबर्स भी कहते हैं जिनको, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कैरेक्टर का डाटा है, स्ट्रिंग का डाटा है, ठीक है। तो किसी भी डेटा टाइप का हो तो डाटा है तो उसको अगर हम कास्ट करना चाहें तो उसके लिए टाइप कास्टिंग बेसिकली एक अप्रोच है या एक टेक्निक है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर या मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग के लिए सिंपली करना क्या होता है कि जिस भी टाइप में हम कास्ट करना चाहें ब्रैकेट में उस वेरिएबल के बाहर बेसिकली वो टाइप हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डबल कोट्स के अंदर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर अगर 1 लिखा हुआ है तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ना कि एज अ इंटीजर ट्रीट होगा। तो अगर कोई हमारा ऐसा सिनेरियो है, मिसाल के तौर पे हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि नादरा का फॉर्म फॉर एग्जांपल हम कोई फिल कर रहे हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल हमने एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म रखा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर जो हम डाटा फिल कर रहे हो तो वहां पे तो हम स्ट्रिंग में डाटा ले रहे हो, ठीक है, और उस क्योंकि स्ट्रिंग में जो डाटा आ रहा है, ठीक है, वो सिर्फ नंबर्स ही हैं, तो हम उसको फर्दर आगे स्ट्रिंग में प्रोसेस करने के बजाय इंटीजर में प्रोसेस कर लें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के लिहाज से या सिनेरियो के लिहाज से कि किस सिनेरियो में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या हमारा यूज केस क्या है। तो यूज केस के लिहाज से ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि टाइप कास्टिंग की आइदर जरूरत है भी या नहीं है, और अगर है तो हमें किस टाइम में इसको कास्ट करना चाहिए, दैट इज सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो लास्ट टाइम एरेज के ओवरलोड करने की एग्जांपल हमने नहीं देखी थी, ठीक है, तो इस दफा मैंने बोला वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहां से चीजें रह गई थी। तो मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल विद एरेज देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, उसमें यूएमएल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिंपल यूएमएल का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूएमएल होती क्या है, और उसके बाद एक सिंपल क्लास को अगर यूएमएल के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो उसको वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी मेथड ओवरलोडिंग को ही कंटिन्यू करते हुए एक दो और एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम देखी थी, लास्ट टाइम जो हमने मेथड ओवरलोडिंग के लिए एक क्लास बनाई थी, ठीक है, मैं उस क्लास पे आ जाता हूँ मेन, ठीक है। एक ओवरलोड के नाम से हमने क्लास बनाई थी, ठीक है, और उस क्लास के अंदर हमने बेसिकली ओवीएल डेमो के नाम से एक मेथड बनाया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ओवीएल मेथड जो है इसको बेसिकली हम ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने ओवीएल डेमो के अंदर कोई भी हमने बेसिकली ओवरलोडिंग डेमो के अंदर कोई भी पैरामीटर कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, सिंपल नो पैरामीटर्स प्रिंट करा दिया, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन ऑब्वियसली प्रिंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टाइम जब हमने इस को ओवरराइड किया, ओवरलोड किया सॉरी, तो ओवरलोड में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर ए, ठीक है। यानी कि जब ये मेथड कॉल होगा, ठीक है, या जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें एक वैल्यू इंटीजर की पास करनी पड़ेगी जो कि ऑटोमेटिकली ए को असाइन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं 30 लिखूं, 50 लिखूं, 100 लिखूं, 1000 लिखूं, तो ये सारे जो इंटीजर की जो रेंज होती है अगर उसके अंदर कोई भी नंबर है, ठीक है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जो उसकी स्पेसिफाइड रेंज है, उस रेंज के अंदर कोई भी नंबर लिखूंगा तो वो एज अ इनपुट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, तो जो भी मैं वैल्यू जब इसको पास करूंगा, जब मैं बेसिकली मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो वो मेथड को बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है चलने के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इंटीजर ए यहाँ पास मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, और जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं इंटीजर ए को अगर पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। और एरर क्या देगा, बेसिकली जो सिंटेक्स एरर होगा वो ये होगा कि आपने जो एक आर्ग्यूमेंट या एक जो पैरामीटर रखा हुआ है उसकी आपने वैल्यू पास नहीं करी, ठीक है, तो उसका एरर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल ए एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, ठीक है, और उसमें जो भी एज आर्ग्यूमेंट और एज पैरामीटर उसको हमने पास कर दिया, ठीक है। तो उसको भी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करा दिया देन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने जब इसको ओवरलोड किया तो हमने मल्टीपल पैरामीटर्स एज अ इंटीजर पास करे। फॉर एग्जांपल हम लास्ट टाइम एज अ सिंगल एक वेरिएबल को पास कर रहे थे, फिर हमने मल्टीपल भी पास कर लिए, ठीक है। इंटीजर ए और इंटीजर बी ले लिया, आप इंटीजर सी भी ले सकते हैं, इंटीजर डी भी ले सकते हैं, जितने आप चाहें आप वो इंटीजर्स पास करा सकते हैं, इसी मेथड को यूज करते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग की जो मतलब ब्यूटी कहें या अप्रोच कहें कि आपका जो मेथड है उसका नाम सेम है, ठीक है, लेकिन हम जो चीज चेंज कर रहे हैं
या जिस चीज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिकली उसके आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं और उसकी रिटर्न टाइप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने जिस तरह इंटीजर होते हैं डबल भी होता है, ठीक है, डबल टाइप के अंदर भी हमने इसको एक दफा ओवरलोड कर दिया, ठीक है। और देन जो एरे की एग्जांपल है जो बेसिकली डिस्कस करना जो मकसद था देन वो है। अच्छा जी, एरे को अगर आपने फॉर एग्जांपल ओवरलोड करना है या रिटर्न करवाना है किसी भी फंक्शन के थ्रू, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस भी टाइप की एरे बनाना चाहते हैं वो आप टाइप डिफाइन कर दें, ठीक है। और जब भी हम मेथड बनाते हैं तो तीन चीजें बेसिकली हमें डिफाइन करनी होती है, दो चीजें, ठीक है। दो चीजें क्या होती हैं, अ, उसका एक्सेस, एक्सेस बेसिकली एक्सेस का मॉडिफायर पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, या इंटरनल है, जो भी है, ठीक है। देन उस मेथड की रिटर्न टाइप अगर उसकी है, और अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वो वॉइड होगा, ठीक है, कि वॉइड मेथड की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम मेन जो हमारा मेथड होता है नॉर्मली वो तमाम क्लासेस को हम एक जगह कह लें कंक्लूड करके श्रिंक करके वहां पे उसको एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेजरली मेन जो हमारा मेथड होता है उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन अगर हमें कहीं जरूरत हो तो हम उससे भी कोई अगर वैल्यू रिटर्न कराना चाहे तो हम करा सकते हैं, उसको हम फ्यूचर में देखेंगे भी, उसकी उसका डेमो भी करके ट्राई करेंगे, उस बिहेवियर को भी एनालाइज करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ओवीएल डेमो अगेन वही मेथड बेसिकली यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको हम लोग ओवरलोड करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो बात जो मैं कर रहा था जहाँ पे थी कि आप एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली बताते हैं, रिटर्न टाइप अगर कोई है तो वो रिटर्न टाइप, अदरवाइज वॉइड अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और जो भी मेथड है उसका नेम, ठीक है। और जो पैरेंथेसिस होते हैं जिनको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली आपका अगर कोई आपने आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करना है तो वो पैरामीटर, अगर कोई पैरामीटर उसको फंक्शन को मेथड को कॉल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको एम्प्टी रहने देंगे, ठीक है। लाइकवाइज जो हमने फर्स्ट ऊपर टॉप में देखा था, जो टॉप की एग्जांपल थी विद नो पैरामीटर, तो उसके अंदर हमने जो ये पैरामीटर वाली जगह है इसको एम्प्टी रखा था, ठीक है। स्कोप किसी भी मेथड या फंक्शन का, ठीक है, वो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो इसके अंदर बेसिकली जो आपका कोड होता है वो उसका बेसिकली स्कोप आइडेंटिफाई हो रहा होता है उससे। तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि एक हमारा जो ये मेथड है, ठीक है, ओवीएल डेमो, जब हम इसको इंटीजर की एरे से ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम इसको एज ए इनपुट इस जो हमारा मेथड है इसको अगर हम एक वैल्यू, एक इंटीजर की एरे अगर पास करें तो वो बेसिकली वो एरे हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। तो जो भी एरे हम पास करेंगे वही एरे बेसिकली वो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा, जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 या वट एवर, जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहें अपने एरे के अंदर, ठीक है, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और एरे आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ के आ भी चुके हैं कि एरे जो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए या उसमें रीड राइट करने के लिए आप लूप यूज करते हैं, ठीक है। लूप यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो फॉर लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पैरामीटर अगेन हमने एक एरे बेसिकली पास कर दी जिसका जो नाम है वो ARR हमने रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, कोई भी हो सकता है, ARR मैंने फॉर एरे ही रखा है, अगर आप कोई और नाम रखना चाहे तो वो भी नाम रख सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे नेम है, रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर, ठीक है। तो रिजल्ट में बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, रिजल्ट के अंदर उसकी हम वैल्यू को बेसिकली जो एरे के अंदर इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी उसको हम पिक करके प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। तो जीरो इसकी वैल्यू असाइन कर दी कि स्टार्टिंग में से कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, फिलहाल अभी हमने जीरो दे दी, किसी कोई भी वैल्यू फिलहाल नहीं है, मतलब जीरो वैल्यू है। अच्छा जी, फॉर का लूप चलाया आई इक्वल्स टू जीरो, आई लूप का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, बेसिकली इनिशियल जो आपकी फर्स्ट तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है फॉर लूप, सी के अंदर, C++ के अंदर, C# के अंदर, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटेक्स डिफरेंट है लेकिन लॉजिक सेम होती है कि लूप के अंदर सबसे पहले जो काम होता है वो किस टाइप, एक तो इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है, जिस वेरिएबल के थ्रू आप आइटरेट करना चाहते हैं, देन कंडीशन होती है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि हमने एक आई के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जो हमारी कह लें आप डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, और सर उसकी आपकी वैल्यू आवाज़ नहीं हमने आ रही। स्टार्टिंग में। जी, कोई क्वेश्चन है? सर सर जी जी बोले। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी सर, बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। और कनेक्टिविटी का मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मे बी शायद थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही हो। अब क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? वो फाइनलाइज हो गया कल का? अ, आवाज क्लियर है मेरी? आपको हेलो? नहीं, हमारा तो अभी नहीं पता चला। जी जी सर, अब सही है। अपना माइक्स काइंडली म्यूट कर लें, आ अगर कोई गया। क्वेश्चन हो तो उस वक्त माइक ऑन कर लें, ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन हो उस वक्त माइक ऑन करके क्वेश्चन कर ले। बीच में डिस्टॉर्शन की एक वजह ये भी होती है कि दूसरे स्टूडेंट जब बोलते हैं तो फिर उनकी आवाज भी लैप्स कर रही होती है। साथ अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें, साथ मेहरीन आप भी दोनों माइक म्यूट कर लें अपने। मुबीन, कोई क्वेश्चन है या आवाज क्लियर नहीं आ रही? मोहम्मद मुबीन? सर इधर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बस। आवाज या थोड़ा सा मेरे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम मेरे पास चल रहा है, तो बीच बीच में थोड़ा सा ये मेरे ख्याल मसला हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रही है। लेट मी ट्राई। अब आवाज क्लियर है? मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लो बोलता हूँ, ताकि अगर डिस्टॉर्शन भी हो तो थोड़ा सा समझ आए आप लोगों को। अच्छा जी। तो एरे के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो एरे का बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है? सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि आप एरे को इंडेक्स बाय इंडेक्स या वन बाय वन बेसिकली राइट करते हैं, और उससे अगर कोई वैल्यू आपको रिट्रीव करनी हो या रीड करनी हो, रिट्रीव का मतलब रीड करना है, या रीड करनी हो, तो भी वो वन बाय वन बेसिकली एक्सेस होती है, ठीक है। ये इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने एक तरीके की एक शेल्फ है, उसमें प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो प्लेट्स आप एक साथ, फॉर एग्जांपल अगर उसमें स्पेस इतना ही है कि वन बाय वन आप उसमें कोई प्लेट रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो एरे की मिसाल यही है कि आपके पास स्पेस तो होता है, लेकिन आपको वन बाय वन उसमें इंसर्ट करना होता है, और वन बाय वन उसमें सिक्वेंशियली उससे बेसिकली डेटा को आउट करना होता है या रीड करना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आप एरे को रीड कर रहे होंगे या राइट कर रहे होंगे, तो आप नॉर्मली ज्यादातर लूप्स को यूज करते हुए ही ये काम कर रहे होते हैं। तो हम फॉर लूप को यूज कर रहे हैं, और फॉर लूप के अंदर तीन बेसिकली पार्ट्स में फॉर लूप हमारा डिवाइड होता है। एक आपकी इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका कंडीशनल पार्ट होता है, एंड थर्ड पार्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसकी हमने जो कंडीशन रखी है वो आई की लेंथ, बेसिकली आई जब तक चलेगा जब तक एरे की लेंथ जितनी भी होगी जो हम डिफाइन करेंगे वहां तक आई बेसिकली चलेगा। और हर स्टेप के चलने के बाद यहाँ हर लूप का जो साइकिल बेसिकली रन होगा, ठीक है, आफ्टर ईच साइकिल आपका आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस वन वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस वन लिख दूं तो इसका मतलब है तो उसका मतलब भी यही है कि वन का इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं प्लस टू लिख दूं तो इवन सीरीज चलना शुरू हो जाएगी। अगर मैं प्लस थ्री लिख दूं तो ऑड नंबर की सीरीज चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, जो भी हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू आ रही है उसको वन बाय वन रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर बेसिकली उसको डंप कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। जो भी आई मतलब किसी जिस भी आई इंडेक्स के ऊपर हमारी वैल्यू है, ठीक है, एरे की, वो उसको रीड कर रहे हैं, और उस वैल्यू को रीड करने के बाद रिजल्ट के अंदर राइट कर रहे हैं। और जो भी रिजल्ट के अंदर राइट होगा फाइनली हम उसको एंड में
रिटर्न कर देंगे जब ये हमारा जो मेथड है जब वो एंड होगा तो एरे की जो फाइनल वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो इस सिनेरियो के अंदर जिसको हम देख रहे हैं इसके अंदर आगे मैंने जो डेटा हम लोग पास कर रहे हैं वो जो भी लास्ट वैल्यू हम पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज पास करी करके मैंने डेमो में ट्राई किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 विल बी प्रिंटेड ट्वाइस बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आप 10 के बजाय जो भी नंबर रख लें, एरे की जो लास्ट जो भी वेरिएबल और जो भी टर्म होगी या जो भी वैल्यू उसमें होगी वो बेसिकली 2 दफा प्रिंट होगी, ठीक है। इसकी जो कॉलिंग है जहाँ पे मेन के अंदर मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो पहले प्रीवियसली हमने देख लिया था कि विद 0 पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर, विद पैरामीटर, यहाँ पे हमने इंटीजर, यहाँ पे ए पास कर दिया, यहाँ पे डबल की एग्जांपल है, ठीक है। और नीचे सॉरी यहाँ पे 2 इंटीजर्स की एग्जांपल है और यहाँ पे ये डबल की एग्जांपल है, यहाँ पे एरे की एग्जांपल है, ठीक है। एरे बनाने के लिए सिंपली हम जिस भी नाम से एरे बनाना चाहें वो एरे बना लें, ठीक है। ए डबल आर क्योंकि हम उस फंक्शन के अंदर सॉरी मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए डबल आर के नाम से ही एरे बनाई है इंटीजर की, ठीक है। उसकी मैंने वैल्यूज असाइन कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और क्या किया कि जो भी एरे है मेरी, ठीक है, उसको प्रिंट कर दे और उस एरे को प्रिंट करने के बाद जो फाइनली जो ऊपर रिजल्ट से आया है, जो रिटर्न आ रहा है, वो बेसिकली रिजल्ट रेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये बेसिकली एरे की सारी वैल्यूज आ रही होंगी वो रिटर्न हो जाएंगी। तो होगा क्या कि जब ये हमारा जो मेथड है जो हमने अभी ऊपर ओवरलोडिंग का ओवीएल डेमो बनाया है, ठीक है, तो जब हम उसको ए डबल आर नाम का जो एरे है ये पास करेंगे तो आइटरेटिवली पूरे एरे को प्रिंट कर देगा और एंड में रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से जो लास्ट वैल्यू है वो 2 दफा रिटर्न वो 2 दफा प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि आइदर जो हम चीज कह रहे हैं वही उसका बिहेवियर है या नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F5, ठीक है। तो विद नो पैरामीटर्स जो हमारी फर्स्ट है जो फर्स्ट मेथड फर्स्ट टाइम जब मेथड हमने उसको डिक्लेयर किया है, नेक्स्ट टाइम जब हमने उसको ओवरलोड किया है तो विद इंटीजर हमने किया है तो उसकी वैल्यू आ गई विद 2 पैरामीटर्स विद डबल विद विद 2 पैरामीटर्स और ये उसका रिजल्ट है। इसी तरीके से विद डबल वैल्यूज, ठीक है, और जो भी आपका रिजल्ट है वो आ गया। इसी तरीके से एरे की ये प्रिंटिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिजल्ट फ्रॉम एरे ए डबल आर इज 10, ठीक है। तो ये आपकी जो पूरी लूप के अंदर जो भी वैल्यूज थी 1 बाय 1 वो भी आइटरेटिवली प्रिंट हो गई और लास्ट में जो रिटर्न स्टेटमेंट थी जिसका मैंने बोला था रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से आपके जो भी एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स के ऊपर या लास्ट टर्म या लास्ट वैल्यू बेसिकली जो पड़ी होगी वो वैल्यू 2 दफा प्रिंट होगी। तो वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 2 दफा प्रिंट हो रहा है, एक दफा यहाँ पे हो रहा है, एक दफा यहाँ पे हो रहा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इसके बिहेवियर में, इसके कोड में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, क्लियर है सब? किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी भी स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हैं वो भी बता दें। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट वो आया है, रेस आई, अच्छा ये रेस आई की जो बात आप कर रही हो, ठीक है, रेस आई और रेस डी, ठीक है। तो रेस आई और रेस डी जो बेसिकली है वो आपने जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू बेसिकली पास कर रहे हैं ना, जो ऊपर ये मेथड हमने बनाया है ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है। ये एक विदाउट पैरामीटर्स वाला है, ठीक है, 1 पैरामीटर वाला है और ये जो रिटर्न की वैल्यू है ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी है ना, इसकी वैल्यू को ऐड करके स्टोर करने के लिए हमने बेसिकली वो रेस आई को यूज किया है, ठीक है। रेस आई का मतलब है रिजल्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और जो ए प्लस बी ये है डबल का, ठीक है, जो डबल का जो रिटर्न स्टेटमेंट है, तो रेस डी बेसिकली रिजल्ट ऑफ डबल का है, की वैल्यू है। तो एक दफा वो रिटर्न हो रही है जो इस फंक्शन की कॉल की वजह से हो रही है और एक दफा हमने प्रिंट कराया हुआ है। मैं एक दफा री एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। तो ये देख लें, तो 2 पैरामीटर्स जो आपने पास करे हैं 4 और 6 है, जो हमने नीचे पास करे हैं रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट ऑफ ओबी, तो ये बेसिकली जो रेस आई है वो ये वैल्यू है 10 और जो रेस डी है वो बेसिकली ये वैल्यू है 3.4, ठीक है। अब क्लियर है?
बाकी सबको भी क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके ऊपर स्विच करते हैं, ठीक है, फिर उसको बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पैरामीटर्स हो गया था, दिस कीवर्ड हो गया था। हाँ जी, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल। 10 टू टाइम्स इस वजह से आ रहा था उसमें कि एक 10 तो जो आपने इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू जब उसको एग्जीक्यूट किया अपनी एरे को, ठीक है, जो फॉर लूप चल रहा है उसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चला, क्योंकि एरे की लेंथ तक हमने कंडीशन दी थी कि आइटरेटर हमारा चले, ठीक है। और जो सेकंड टाइम प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वो इसलिए हो रहा था कि हमने ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट भी बेसिकली यूज किया हुआ था। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो आपकी इंडेक्स के जो एरे है उसकी लास्ट वैल्यू जो है वो उसको शो कर रहा था, और जो आइटरेटर था वो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को शो कर रहा था। तो 10 इसलिए दो दफा बेसिकली प्रिंट हुआ था। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू जो डबल और इंटीजर की जो वैल्यूज थी जो ओवरलोड करी है वो भी हमने दो दो दफा प्रिंट हुई है। एक दफा तो बेसिकली वो ये शो कर रहे थे हम लोग कौन सी वैल्यूज पास हुई है, और सेकेंड टाइम में उसका रिजल्ट। क्लियर है मुनीब? अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम लास्ट क्लास में ही इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। कोड मैं शेयर कर दूंगा, वैसे बुक की ही सारी एग्जांपल्स हैं ज़्यादातर, ठीक है। अगर उसमें कुछ मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ तो वो मैं अपने एंड पे कर रहा हूँ तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोड्स मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दूँ, या कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लेते हैं जिसके थ्रू आप लोगों से शेयर कर लिया जाए। खैर, अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर के बारे में एक खास चीज बताई थी मैंने, तो आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा वो खास चीज क्या मैंने बताई थी कंस्ट्रक्टर में और एक मेथड में? क्या डिफरेंस होता है? जब मैंने कंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें ये चीज कही थी, तो वो क्या चीज है, क्या डिफरेंस है? कोई बताए, कोई स्टूडेंट कोई भी इस चीज को हाईलाइट करे जी। 34 स्टूडेंट्स हैं, कोई तो सर उसका करेक्ट आंसर दे। सर कंस्ट्रक्टर का जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऊप में ऑब्जेक्ट, उसको जी, इनिशियलाइज करना होता है। और इसके अलावा? और और जैसे कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है, क्लास नेम अगर, हम्म, और मेथड का जो होता है उसमें डिफरेंस होता है। मेथड का चेंज भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर का वही रहता है। चलो ये भी है। इसके इसके अलावा एक और ये उसने महादेव खत्री ने लिखा, चैट पे लिखा है, उनका आंसर मैं मतलब जो पूछना चाह रहा था वो अप्रोप्रिएट वो वाली चीज थी कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है उसकी एक्सप्लिसिट कोई सॉरी इम्प्लिसिट कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। अगर आपको उससे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आपको एक्सप्लिसिटली उसको किसी मेथड के अंदर यूज करके उसको कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। उसकी इटसेल्फ कोई रिटर्न टाइप नहीं होती मेथड, जो कंस्ट्रक्टर होता है। ये मेजर डिफरेंस है एक नॉर्मल मेथड के अंदर और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो जिस तरीके से हम मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने के लिए मेथड्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। कि कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू भी हम जो ओवरलोडिंग का काम है मेथड सॉरी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको एक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसका बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्लास बना ली हमने, ठीक है, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, हमारे क्लास के नाम से क्लास बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक इंटीजर एक्स एक हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इस एक्स को बेसिकली हम अपने थ्रू आउट द क्लास यूज करेंगे कि पब्लिक इसका हमने एक्सेस रखा है, तो इसका मतलब हम इसको पूरी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट जो चीज करी, ठीक है, वो हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, पब्लिक माई क्लास, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, ठीक है। तो माई क्लास के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिंपल क्या कर रहे हैं,
एक सिंपल एक लाइन प्रिंट करें इनसाइड माई क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको माई क्लास एंड कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, माई क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप रख लें, ठीक है। और इसके अंदर हमने वैल्यू x की इनिशियलाइज करा दी 0, ठीक है। अच्छा जी, जब नेक्स्ट स्टेप पे आए हम, या इसको अब ओवरलोड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो माई क्लास तो वैसे ही रहा, ठीक है, जैसे हम मेथड्स में कर रहे थे। अब इसमें हमने पैरामीटर की एडिशन कर दी, ठीक है, कि पैरामीटर हमने एक इंटीजर रख लिया आई के नाम से, या किसी भी नाम से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आई के नाम से हमने एक इंटीजर रख लिया, तो जो भी वैल्यू है अगेन उसको प्रिंट करा लिया, और एक्स की जो वैल्यू है वो हमने आई के इक्वल कर दी। यानी हम जो वैल्यू बेसिकली आई को पास करेंगे वही वैल्यू एक्स की ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी जब वो इस कंस्ट्रक्टर के स्कोप के अंदर आएगा, या जब हमारा जो कंपाइलर है वो इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट, इसको ओवरलोड करके हमने डबल टाइप में कर दिया, सेम काम किया है। और यहाँ पे हमने इसकी टाइप कास्टिंग करी है, जो मैं एग्जांपल अभी आप लोगों को दे रहा था थ्योरेटिकली, ठीक है, टाइप कास्टिंग वाली, ठीक है, जिसकी हम एग्जांपल लास्ट टाइम देख भी चुके हैं मेथड ओवरलोडिंग की कंट्रास्ट के अंदर, कि हमने कैरेक्टर और फ्लोट और शॉर्ट को, इन 3 डिफरेंट टाइप्स को इंटीजर और फ्लोट के ऊपर कास्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डबल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंटीजर में कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब डी की वैल्यू, जब ये लाइन बेसिकली पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो जो एक्स के अंदर डी की वैल्यू असाइन होगी एक्स को, वो इंटीजर फॉर्म में होगी, ना कि डबल फॉर्म में होगी। जबकि इस लाइन के ऊपर अगर जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, जब कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो जो आपके डी की वैल्यू होगी, जो उसकी टाइप होगी, डाटा टाइप होगी, वो बेसिकली डबल होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ये अगर चीज क्लियर नहीं है तो इसको क्लियर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी काफी जगहों पे यूज हो रहा होगा, तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, तो इसी को क्लियर कर लें काइंडली। क्लियर है? आगे बढ़ूं? अच्छा, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि टाइप कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग में मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने इसमें जो एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसको ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरलोडिंग के साथ साथ हम यहाँ पे इसकी टाइप भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है उसके अंदर टाइप आप किसी आपके पास फॉर एग्जांपल एक थर्ड पार्टी एपीआई आप यूज कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी कोई टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस टूल से जो आपको डाटा मिल रहा है, जिस फॉर्म के अंदर मिल रहा है, वो फॉर एग्जांपल डबल फॉर्म है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के अंदर जहां जहां वो डाटा यूज हो रहा है वो इंटीजर फॉर्म में यूज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप उसको जहां पे डाटा आप उसको रिसीव कर रहे हैं वहां पे आप उसकी टाइप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सिनेरियो अगर आपके हो, या इस टाइप की कंडीशन हो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कोई कंडीशन आप फेस कर रहे हो, तो वहां पे टाइप कास्टिंग इज हैंडफुल, ठीक है। तो वहां पे आप बेसिकली टाइप कास्टिंग को यूटिलाइज करके ये काम अपना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम जब इस कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरलोडिंग में हमने इसकी जो टाइप रखी है वो बेसिकली जो इसका पैरामीटर होगा वो डबल में बेसिकली वैल्यू ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को एक्स को जब असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम इसको कास्ट कर रहे हैं डी में, ठीक है। तो कंपाइलर जब इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, तो जब कोड की वो इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, पब्लिक माई क्लास डबल डी, तो वो बेसिकली जो आपका इनपुट ले रहा होगा, या जो वैल्यू बेसिकली आ रही होगी वो डबल टाइप में होगी, जो उसकी डाटा टाइप होगी वो डबल होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब वो इस लाइन के ऊपर आपका कंपाइलर आएगा, ठीक है, तो उस वक्त जो एक्स के अंदर बेसिकली डी की वैल्यू इंसर्ट होगी या उसको असाइन होगी, वो बेसिकली इंटीजर फॉर्म में होगी, ना कि डबल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास डाटा वैसे डबल फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे आपने उसकी टाइप चेंज करके उसको इंटीजर में चेंज कर दिया। तो यहाँ ये बेसिकली चीज स्विच हो रही है। अब क्लियर है? सबको क्लियर है? चैट पे बता दें या किसी तरीके से बता दें। चलिए जी, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हमने अगेन ओवरलोड करके 2 इंटीजर वैल्यूज बेसिकली उसको पास कर दी एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो सिंपल बेसिक एग्जांपल है कि डिफरेंट टाइप्स हम एक ही कंस्ट्रक्टर को बेसिकली पास करके उसको ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। लाजमी नहीं आप इंटीजर
और डबल और इंटीजर के साथ ही टेस्ट करें, आप स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड बेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आप इसको इसके साथ प्ले अराउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक्स को, तो आई और जे की जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी हम दे रहे हैं, वो बेसिकली उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आई के अंदर आई की जो वैल्यू पास करी वो 2 करी, और जे की वैल्यू मैंने 3 करी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, ठीक है। तो 6 वैल्यू बेसिकली आपकी असाइन हो जाएगी, ठीक है, एक्स को, जब ये चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब आपका कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे इस ईगो मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना, इसके हम कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास, जिस भी वेरिएबल के अंदर हम उसको बेसिकली के अंदर उसको मैप करना चाहते हैं, वो वेरिएबल, न्यू का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, और क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम पे आप माई क्लास सिंपल वाला फीचर यूज कर रहे हैं उसका, ठीक है। ये फिर T2 के अंदर आप उसका ओवरलोडेड वर्जन, जहाँ पे आप एक इंटीजर पास कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। T3 के अंदर आप उसका डबल वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, और T4 के अंदर आप उसका ये इंटीजर वाला वो यूज कर रहे हैं, फीचर यूज कर रहे हैं। तो जब इसको यहाँ पे आप क्लिक भी कर रहे हैं, तो ये चीज इसको हाईलाइट भी कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली वेरिफाई एक एक करके इन वैल्यूज को प्रिंट करवाया है कि जब T1 कॉल हो रहा है तो उसको क्या वैल्यू होगी, T2 कॉल होगा तो उसको क्या वैल्यू होगी, T3 कॉल होगा तो उसको क्या वैल्यू होगी, और T4 जब कॉल होगा तो क्या वैल्यू होगी। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, T1 के ऊपर x की वैल्यू 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो T2 के अंदर जब हम उसकी x की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो 88 आएगा, ठीक है। T3 के अंदर 17 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसको इंटीजर में कास्ट कर रहे हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा। और इसी तरह से T4 के अंदर आई और जे का आवाज नहीं आ प्रोडक्ट रही। आना चाहिए। अब आवाज आ रही है? अच्छा, मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेशन एंड होने वाला है, तो सारे स्टूडेंट्स रिकनेक्ट कर लें, ठीक है। मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ।